हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम कल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कैसे हमें मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक की राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात वे कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें भारतीय प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। हम उसके बारे में आज बात करेंगे। आखिर वे कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं। आपका कल का ही उस सीरीज को आगे बढ़ा के हम आज बात करने वाले हैं टॉपिक पे। आपका टॉपिक था मौर्य काल से लेकर गुप्त काल। आखिर मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के अध्ययन के स्रोत पढ़ेंगे हम। अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं, ठीक है। हम आज बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास की अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ अध्ययन के स्रोत को प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के अध्ययन के स्रोत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग आपका रहेगा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। दूसरा रहेगा पुरातात्विक स्रोत। आपका 3 नंबर थर्ड पर्सन रहेगा विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण, ठीक है। हम कल की सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कैसे मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक के राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आखिर वे कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिसके माध्यम से हमें मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का प्राचीन एवं भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। हम उसमें बात करेंगे पहला साहित्यिक स्रोत। साहित्य के स्रोत के अंतर्गत वेदों की चर्चा की जाती है और हम लोगों ने कल पढ़ा था वेद कितने होते हैं। तो आप बता दीजिए वेद की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, ठीक है। आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद। और वेदों के अंग कितने होते हैं। तो वेदों के 6 अंग होते हैं जिन्हें वेदांग कहा जाता है। वेदों के 6 अंग होते हैं जिन्हें वेदांग कहा जाता है। वेदों के माध्यम से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ बात करेंगे उपनिषद। आखिर उपनिषद के माध्यम से हमें कैसे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो ऊपर सबसे पहले हम समझेंगे उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है। और उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद जिसको बोलते हैं मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से हमें सत्यमेव जयते का प्रमाण मिलता है। और ये पूछा हुआ है सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है। तो सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडको उपनिषद में किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या 108 है। आपको याद करना पड़ेगा। वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेदांगों की संख्या 6 है। आप खुद कल का टॉपिक पढ़िए फिर से। वेदांग कितने हैं, 6। वेदों के अंग 6 हैं, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। यह वेदों के 6 अंग हैं। अगर यहाँ हम उपनिषद पढ़ लिए, अब यहाँ बात करेंगे पुराण। आखिर कैसे पुराणों के माध्यम से भी हमें
प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे प्राचीन पुराण कौन है। हमने ऑफलाइन क्लासेज में भी पढ़ाया था, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ था, पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। यहाँ 2 पुराण की बात करेंगे और हम विष्णु पुराण, विष्णु पुराण एवं वायु पुराण। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, विष्णु पुराण से हमें निम्न में से किस पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्यकालीन प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो मौर्यकालीन प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें विष्णु पुराण से प्राप्त होती है। आपको याद करना पड़ेगा, विष्णु पुराण मौर्यकाल। वायु पुराण से हमें गुप्तकालीन प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। वायु पुराण से हमें गुप्तकाल संबंधित प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और विष्णु पुराण के तहत हमें मौर्य काल संबंधित प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। फिर यहाँ अगर बात करेंगे साहित्य के अंतर्गत ही, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत बात करें तो 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के ऐसे कई क्षेत्र हुए जहाँ लगभग 62 धर्मों का उदय हुआ। 62 धर्म आपके ये बुक में लिखा हुआ है, 62 धर्मों का उदय हुआ, 62 धर्मों का उदय हुआ, जिसमें से प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म एवं पहला नंबर, दूसरा नंबर जैन धर्म की भी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बौद्धिक साहित्य, इसको बोलते हैं जैन साहित्य। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ बात करेंगे कैसे बौद्ध धर्म के अंतर्गत, तो बौद्धिक साहित्य को जातक कहा जाता है। बौद्धिक साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक, पिटक यहाँ समझेंगे त्रिपिटक का क्या अर्थ हुआ और बौद्धिक साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, इस बात का क्या अर्थ है। तो मतलब 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के ऐसे कई क्षेत्र हुए हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और बौद्ध धर्म के माध्यम से लोगों में सामाजिक अराजकताओं को रोकने का प्रयास किया गया। यहाँ तक कि बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनसे संबंधित शिक्षा, उनके विचार, उनके उपदेश आदि को 3 टोकरियों में बांट दिया गया उनके परिनिर्वाण के बाद। परिनिर्वाण का अर्थ हुआ उनकी मृत्यु के बाद, परिनिर्वाण। ठीक है, गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके विचारों को सूत पिटक में और उनके विनय पिटक में अनुशासन संबंधी, यहाँ विचार अनुशासन, यहाँ होगा अभिधम पिटक। अभी हम आपको समझा रहे हैं फिर से, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में सूत पिटक विचार अनुशासन, अभिधम पिटक में उपदेशों, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह किया गया। पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। टोकरी आप गांव में देखेंगे टोकरी। पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। और गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके विचारों को बौद्ध भिक्षुणीय संबंधी जो मठ में रहते थे, उस मठ में अनुशासन का कैसा व्यवहार होना चाहिए, उस अनुशासन को, साथ ही गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को 3 टोकरियों के माध्यम से लोगों के बीच लाया गया, जिसे कहते हैं त्रिपिटक। पिटक कौन कौन से हैं? तो पहला सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक,
तीसरा अभिधम पिटक, ये 3 पिटक हैं। ठीक है, तो बौद्धिक साहित्य के अंतर्गत भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आप यहाँ देख लीजिए, सूत पिटक से गौतम बुद्ध के विचारों का उल्लेख मिलता है। विनय पिटक में मठों में रहने वाले मठाधीशों के अनुशासन संबंधी का उल्लेख मिलता है। अभिधम पिटक में गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन मिलता है। पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी होता है। आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टोकरी होता है। समझ गए यहाँ से? अब यहाँ बात करेंगे, एक बात अभी देख लेते हैं हम। बौद्धिक साहित्य, बौद्ध धर्म से संबंधित एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? जातक। जातक, बौद्धिक साहित्य जातक। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी जो भी, ठीक है, उनके क्रियाकलाप संबंधी जो भी उपदेशों का वर्णन किया गया है, उनकी एक पुस्तक है जातक, उसमें किया गया है। जातक किस धर्म से संबंधित है? तो आप बता सकते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, जातक किस धर्म से संबंधित है? तो जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ एक और टॉपिक बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म की पुस्तक अगंतुर निकाय, अगुंतर निकाय, यहाँ देख लीजिए, बोर्ड छोटा है लेकिन आप यहाँ कवर कीजिए। अगंतुर निकाय इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर 12th एग्जाम, आफ्टर 12th एग्जाम। देखिए, बौद्ध धर्म की पुस्तक अगंतुर निकाय से हमें भारत में 16 महाजनपदों का उदय मिलता है। 16 महाजनपदों का उदय मिलता है, जिसमें सबसे महाशक्तिशाली जनपद कौन था? तो मगध था। मगध वर्तमान का बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ फिर से आप देख सकते हैं मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक के प्राचीन भारतीय अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं? तो 3 स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। यहाँ पढ़ सकते हैं साहित्य स्रोत के अंतर्गत वेद, वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। वेदों के भी 6 अंग होते हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं। तो कौन कौन होते हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। यहाँ बात करना पड़ेगा गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। संगीत का जनक किस वेद को मानते हैं? आप कमेंट में क्वेश्चन का आंसर दीजिए। संगीत का जनक, आपका क्वेश्चन है संगीत का जनक, क्वेश्चन है संगीत का जनक किस वेद को मानते हैं? ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, संगीत का जनक किस वेद को मानते हैं? ठीक है, प्रश्न दीजिए। उपनिषद, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। जैसे प्राचीन इतिहास में देखने को मिलता था, ठीक है ना, गुरुकुल हुआ करते थे। आज का तो छोड़िए दो भाई साहब। देखिए, इसमें बात करेंगे मुंडको उपनिषद। उपनिषदों में एक सबसे महत्वपूर्ण है मुंडको उपनिषद, जहाँ सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। तो सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो मुंडको उपनिषद में किया गया है, जहाँ जिसकी संख्या 108 है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पुराण की बात कर लें तो पुराण सबसे ये भी ग्रंथ है, ग्रंथ। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। उस 18 पुराण में 2 ऐसे पुराण हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। विष्णु पुराण, उससे मौर्यकालीन संबंधित प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जस्ट अपोजिट वायु पुराण से गुप्तकालीन संबंधी भारतीय प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ बात करेंगे अब यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में समाज में कुछ ऐसे धर्म का उदय हुआ जिसमें से 2 धर्म महत्वपूर्ण हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत त्रिपिटक का उल्लेख मिलता है। बौद्धिक साहित्य को त्रिपिटक भी कहा जाता है। पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी होता है। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है तो गौतम बुद्ध की परिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा उनके विचारों को सूत पिटक में रखा गया। मठों में रहने वाले अनुशासन संबंधी जो भी क्रियाकलाप थे उनको विनय पिटक में रखा गया। उपदेश को अभिधम पिटक में रखा गया। पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी होता है। 3 टोकरियाँ थीं, सूत पिटक पहला टोकरी, विनय पिटक दूसरा टोकरी, अभिधम पिटक तीसरा टोकरी। यहाँ बात करते हैं जातक।
तो बौद्ध धर्म से संबंधित जातक का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगंतुर निकाय एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कोई दिक्कत? आपका क्वेश्चन है संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी देखिए एक बार फिर से, इसको रफ करना है। चलिए यहां बात करते हैं जैन साहित्य। तो पहली बात, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसकी संख्या कुल 12 बताई गई है। जैन साहित्य को आगम का जिसकी संख्या 12 बताई गई है। जैन साहित्य में एक पुस्तक है भगवती सूत्र, जिससे एक पुस्तक का क्या नाम है? भगवती सूत्र। जैन साहित्य की एक पुस्तक है भगवती सूत्र। इस भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। देखिए यहाँ पे ना 16 महाजनपद, इस 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ अब बात कर लेते हैं कि महाकाव्य रामायण और महाभारत से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। रामायण और महाभारत से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। कोई दिक्कत? अगर यहाँ ग्रंथ की बात कर लें, कुछ पुस्तकों की बात कर लें, तो पुस्तकों में आपको सबसे पहली पुस्तक मिलेगा जिसका मेन मकसद मौर्यकालीन प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करना होगा। उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। आपका हेडिंग रहेगा पुस्तकें एवं धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करना। आपकी पहली पुस्तक रहेगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जिसके रचयिता हैं कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य। व्यक्ति एक हैं, नाम अनेक हैं। चाणक्य। अर्थशास्त्र क्वेश्चन पूछा हुआ है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? ऑप्शन में कौटिल्य देगा, कौटिल्य को मारेंगे। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? विष्णुगुप्त देगा, विष्णुगुप्त को मारेंगे। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चाणक्य देगा, चाणक्य मारेंगे। भारत का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ चाणक्य थे। विश्व का भी सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ चाणक्य को मानते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य। आप ये भी लिख रहे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे, ठीक है ना, सलाहकार थे, सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ, और चाणक्य मानते हैं। अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन संबंधी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्यकालीन संबंधी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं। और शास्त्र किसकी पुस्तक है? कौटिल्य की, विष्णुगुप्त की, चाणक्य की। इनमें से सभी और चाणक्य कौन थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे, गुरु भी थे, ठीक है। अर्थशास्त्र से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बात करते हैं दूसरी पुस्तक, कलहड़ की राजतरंगिणी। कलहड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी का संबंध किससे है? तो जम्मू एंड कश्मीर से है। कोई दिक्कत? ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको यहाँ केवल याद करिए आप, राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो कलहड़ की रचना है। 3 नंबर देख लेते हैं यहाँ पे आपको। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी,
अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? तो पाणिनि की पुस्तक है। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से हमें मौर्य एवं नंदवंश की समाप्ति का वर्णन मिलता है। कोई दिक्कत? यहाँ देख लेते हैं, ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा। कलहड़ किसकी पुस्तक? कलहड़ के द्वारा रची गई पुस्तक राजतरंगिणी, पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टाध्यायी एवं 6 नंबर बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ बात करेंगे अब मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस से भी हमें मौर्यकालीन प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, मुद्रा राक्षस से भी हमें मौर्यकालीन प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ये सारी पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से हमें मौर्य काल एवं गुप्त काल संबंधी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। हम इसके बारे में आज पढ़ रहे हैं, तो ये सारा टॉपिक आपको याद करना पड़ेगा। 5 नंबर है हरिसेन की पुस्तक प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन की पुस्तक प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन जो समुद्रगुप्त के राज दरबार के कवि होते हैं, उनकी पुस्तक प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति से हमें किस गुप्त शासक की जानकारी प्राप्त होती है? तो समुद्रगुप्त उनके जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की रचना है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 6 नंबर बात कर लेते हैं। तो राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी, मुद्रा राक्षस, प्रयाग प्रशस्ति, अर्थशास्त्र। यहाँ अगर विदेशी यात्रियों के संदर्भ में बात करें, ठीक है ना, तभी बात करते हैं हम वहाँ पे। अगर यहाँ देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से कैसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, तो आप समझना पुरातत्व का क्या मतलब हुआ। पूरा आर्कियोलॉजी, पुरातत्व का क्या मतलब हुआ? तो पुरानी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी, पुरातत्व कहलाता है। ठीक है, अब बात करना चाहिए। हम इसके अंतर्गत अभिलेख के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। आपका कल का टॉपिक रहेगा अभिलेखों के माध्यम से हमें कैसे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। आज पढ़ लेते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। इतना आप ध्यान में रखिए। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, पाणिनि की पुस्तक अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे और सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ चाणक्य थे। अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन संबंधी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। कलहड़ की पुस्तक राजतरंगिणी, जिसका संबंध जम्मू एंड कश्मीर से है। कौन सा राज्य से? जम्मू कश्मीर से। और यह क्वेश्चन एक बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आ चुका है, बीपीएससी में आ चुका है कि राजतरंगिणी का संबंध किस राज्य से है? तो राजतरंगिणी का संबंध जम्मू एंड कश्मीर से है। यहाँ बात कर लेते हैं अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से हमें नंदवंश की समाप्ति तथा मौर्य काल संबंधी भी जानकारी प्राप्त होती है। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस से हमें मौर्यकालीन प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ बात करते हैं हरिसेन। हरिसेन कौन थे? तो समुद्रगुप्त के राज दरबार में एक कवि थे, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रयाग प्रशस्ति से भी हमें समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। आज का टॉपिक इतना ही। हम कल के टॉपिक में पूरा करेंगे कैसे विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखी गई पुस्तक से हमें उनकी यात्रा वृत्तांत के द्वारा हमें मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक संबंधी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत जैसे अभिलेख। आपका मेन टॉपिक क्वेश्चन यहाँ से बनता भी है, ठीक है ना। अशोक के अभिलेख, समुद्रगुप्त के अभिलेख, ठीक है ना,
ये सारे अभिलेख, रुद्रा दमन का अभिलेख, स्कंदगुप्त का अभिलेख यहाँ से कवर करेंगे। वहाँ खुद भी पढ़ना है अभिलेख किसे कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आज का क्वेश्चन आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, विष्णु पुराण से हमें किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा क्वेश्चन है, वायु पुराण से हमें किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है आपके, तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है और आशा करता हूँ कि आप पूरे वीडियो को देखिएगा और इस 3 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो ठीक है, इस तरह से आपका टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। ठीक है, आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों को दिखाइए। ठीक है ना, उन शेयर कीजिए वीडियो को ताकि वो भी देख सकें, आपके आसपास के दोस्त दुश्मन भी हो तो चलेगा। ठीक है, लॉकडाउन की जय हिंद।